8,000 करोड़ मोदी जी को दिया, 1700-1800 करोड़ कांग्रेस पार्टी को दिया, 1500 करोड़ के करीब ममता बनर्जी को दिया, 1100 करोड़ के करीब बीआरएस पार्टी को दिया, डीएमके को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, बीजू जनता दल को दिया, आरजेडी को दिया। मगर इन तमाम लोगों में ये जो खरीदार थे ये बिकने तैयार हो गए। खरीदार इनको खरीद लिया। आप एनपीआर एनआरसी बनाएंगे तो उस वक्त के होम मिनिस्टर और अभी होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि ओएसीडी इस देश में एनपीआर एनआरसी आएगा। हमारे मैनिफेस्टो में ये बात शामिल है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाइए। मीडिया के लोग आपके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाइए, क्योंकि एनपीआर एनआरसी होगा तो उसमें जैसा यहाँ पर ये कौन सा इलाका है? ये रशीदपुरा में यहाँ का ऑफिसर यहाँ की लिस्ट बनाएगा नामों की, और नासिर सिद्दीकी के नाम को कोई डाउटफुल बोल देगा तो इनके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। वो जो 1 लाख 1.5 लाख मुस्लिम माइनॉरिटी है उनको क्या करना पड़ेगा? उनको फॉरेस्ट ट्रिब्यूनल में केस लेना पड़ेगा। हम कभी भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो हिंदू भाई, सिख भाई आ रहे हैं, ईसाई आ रहे हैं, उनको सिटीजनशिप देने के खिलाफ नहीं रहे। बीजेपी ये बता दे कि क्या उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। और फिर ये जो इनका जो मामला है कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहे हैं। लोकसभा को लेकर महाराष्ट्र में जो गठबंधन है, जो चालू है, इसको कैसे देखते हैं? मराठा आरक्षण को लेकर इलेक्शन में इम्पैक्ट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? तो इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से इम्तियाज साहब दे पाएंगे, क्योंकि वो और यहाँ के एमपी हैं और हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, तो वो आपको जवाब दे सकते हैं। आप बोलिए। ठीक है, आपसे जानना चाहते हैं हम लोग कि आपको बाहर से महाराष्ट्र की राजनीति कैसे दिखती है? मुझे ये दिख रहा है कि इंशाल्लाह इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 साल पहले यहाँ की आवाम ने, जनता ने बिला लिहाज समुदाय को देखे, मजहब को देखे, कास्ट को देखे, एक हिस्टोरिकल कामयाबी इम्तियाज जलील साहब को दी है। और मेरी नज़र में इम्तियाज जलील साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से औरंगाबाद की जनता की खिदमत की, उनकी तकालीफ को, उनके मसाइल को पार्लियामेंट में उठाया। पार्लियामेंट के बाहर भी उन्होंने कोशिश की, जैसा आज एक पीआईएल में खुद वो जाकर कोर्ट में बहस किए। और इम्तियाज साहब को ये था कि सिर्फ कोविड के 2 साल तो उसमें खराब हो गए, पूरे देश में कोविड था, तो जो लिमिटेड 3 साल का टाइम इम्तियाज साहब को मिला, उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन था, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस था। और मुझे यकीन है कि यहाँ की जब मतदान होगा 13 मई को, यहाँ पर जितने वोटर्स हैं वो दोबारा औरंगाबाद को कामयाब करेंगे, यहाँ की जनता को, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी को कामयाब करेंगे, क्योंकि ये जो प्यार मोहब्बत का जो माहौल यहाँ पर मजबूत हुआ है और उसी को लोग आगे बढ़ाएंगे। डेवलपमेंट भी हुआ है, विकास का काम चल रहा है, तो मुझे यकीन है कि दोबारा इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम इम्तियाज जलील साहब को अपना एमपी बनाकर उनको कामयाब करेगी। क्योंकि दूसरी जानिब जो पार्टीज है वो उनकी जो राजनीति है वो नफरत के ऊपर बनी हुई है। वो गलतफहमी फैलाना, गाली देना, दिलों को तोड़ना। इम्तियाज साहब उसके ऑपोजिट में काम किए, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अच्छा नतीजा आएगा और दोबारा इम्तियाज जलील साहब इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के जनता के एमपी बनकर पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी और उनकी आवाज़। तो हमने तो इम्तियाज जलील साहब के कैंडिडेचर का ऐलान कर दिया और दूसरी पार्टीज अभी देख रही है। ठीक है, उनका प्रेरोगेटिव है, मगर हम तो अपना काम शुरू कर चुके हैं और पूरी
जनता का आशीर्वाद, पूरे गरीब और ज़ईफ, बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, सबका साथ है और इंशाल्लाह जरूर इम्तियाज साहब यहाँ से दोबारा एमपी बनकर कामयाब होंगे। कोई गठबंधन हो रहा है या किसी से बात हो? तीसरा सवाल हो गया आप एक अकेले से। नहीं, मैं 13 से बढ़ के नहीं जाऊंगा, 3 हो गए। नहीं, बाड़ा साहब से हमारी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है और मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, मैं इम्तियाज साहब, हमारे पार्टी के तमाम लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, करते रहेंगे। वंचित आघाडीचे सरकार केलं आहे इंडियाचे असं काही ठरलं सुरू आहे वंचित बहुजन आघाडीला पुन्हा सोबत घ्यायचंय का? वंचित के साथ जाएंगे क्या? इसको साथ में लेंगे? तो अभी जो रिपीट किया वही वो सुन लो आप। हाँ, संजय राउत ने आज बुंडियाला में सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में पैदा हुए और दिल्ली से पूरी सत्ता चला रहे हैं और महाराष्ट्र में नुकसान पहुंचा रहे हैं। गांधी को मारने वाले कहाँ पैदा हुए थे? गोडसे कहाँ पैदा हुआ था? ये जो मुंबई की सड़कों पर फसाद हुआ था जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए थे, उनको मारने वाले कहाँ पैदा हुए थे? भिवंडी के फसाद में जो गरीब लोग बर्बाद हुए, उनको बर्बाद करने वाले कहाँ पैदा हुए थे? तो ये सब सोचना पड़ेगा। तो ऐसा है ना, तो घर को आग लगी, घर के चिराग से का मामला है ये। तो हम तो आग बुझाने वाले हैं और हम अमन को मजबूत करना चाहते हैं। अब ये जो महाशय का आप नाम लिए, वो 2014 में कुछ और बोल रहे थे। 2014 में क्या बोले वो? हिंदू हृदय सम्राट, अपना लिखे भी थे आर्टिकल में। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, देखो आप। तो ये इनका ये चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सियासत करते हुए संविधान को बचाने के लिए हमने चेंज किया है। वो कभी अपने लिखे हुए एडिटोरियल्स को पढ़ ले तो उनको आईना दिख जाएगा। अब पांच सवालात हो गए, 6 हो गए। हाँ, किसके ऊपर? देखिए, एक बात सुनिए, मैं कोई बादशाह का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं आपका स्पोक्स पर्सन हूं, आम जनता का स्पोक्स पर्सन हूं। और सुनिए, भारत को संविधान मिलने के बाद ही कोई राजा नहीं रहा, सब बराबर हो गए। तो हम बात करेंगे संविधान के दायरे में रहकर आजादी की लड़ाई में सबने हिस्सा लिया था। अब ये बादशाह के बारे में मैं बोलूं, उनका स्पोक्स पर्सन बनूं, मैं नहीं बन सकता। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा हूं, आपसे भी कह रहा हूं। ये अभी मैं इम्तियाज साहब जो है ना, बड़े बड़े कंपनी के लोगों ने 8,000 करोड़ मोदी जी को दिया, 1700-1800 करोड़ कांग्रेस पार्टी को दिया, 1500 करोड़ के करीब ममता बनर्जी को दिया, 1100 करोड़ के करीब बीआरएस पार्टी को दिया, डीएमके को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, बीजू जनता दल को दिया, आरजेडी को दिया। मगर इन तमाम लोगों में ये जो खरीदार थे, ये बिकने तैयार हो गए। खरीदार इनको खरीद लिया। हमारी बैड लक बोलिए या गुड लक बोलिए, हमको एक पैसा नहीं मिला, मगर फिर भी हमारे गले में सांप है बी टीम का। ये तमाम के तमाम बिकने तैयार हो गए, बड़ी जो बोली लगाया। अच्छा, हैरत की बात यह है कि आप और हम जानते कि गरीब बर्बाद होता, किसान बर्बाद होता, किसमें? लॉटरी में। लॉटरी देने वाला 1300 करोड़ रुपए देता है। क्या है भाई, ये तो इनकी लॉटरी उठ गई। अच्छा, कोई भी जो दिए, इतने बड़े बड़े जो सेठ लोग दिए, सेठ लोग तो फ्री में नहीं दिए ना। सेठ लोग ये बोल के नहीं दिए कि मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा बेटा मर गया, उसके लिए दे रहा हूं। सेठ लोग इसलिए दिए कि आपको अगर 100 करोड़ का बॉन्ड मिला
तो सेठ बोला कि सेठ उसमें एक जीरो बढ़ा के मेरे को काम देना, फ्री लंच नहीं है। 100 करोड़ दिए, 1000 करोड़ का उनको फायदा हुआ। कोई 300 दिया तो 3000 करोड़ उसको दिए। इसको ये क्विड प्रो क्यो जो बोलते सब सबको हुआ है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, सही करार दिया। मगर जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार ये बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो खाए हैं उनसे वसूल करूंगा, या तो खा के हजम करके डकार ले रहे। अब बताओ 8000 करोड़ रुपए, 8000 करोड़, यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का बजट इतना नहीं है, उतना बजट नहीं है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसमें इस हम्माम में पूरे पार्टियां नंगे सिवाय एमआईएम पार्टी के। एसबीआई ने इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जिसने